ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। ठीक है। कि हमारा लास्ट लेक्चर भी हमने जो था वो साइकोसोशल इश्यूज के बारे में था। ठीक हो गया। अब हमारे पास है, तब हमने कौन से साइकोसोशल इश्यूज पे बात की थी? किसी को कुछ भी नहीं याद कि हमने कौन सा साइकोसोशल इश्यूज पे बात की थी? वेरी बैड। लास्ट टाइम के लेक्चर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है किसी को भी? I'm waiting for your replies. इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। चल चुका है। मैं ये कह रही थी कि हमने लास्ट टाइम भी साइकोसोशल इश्यूज पे बात की थी। ठीक है। साइकोसोशल इश्यूज कौन हर तरह की सेटिंग में अलग अलग होते हैं। ठीक। आज हम बात करेंगे साइकोसोशल इश्यूज इन स्पेशल हॉस्पिटल सेटिंग। ओके। अब देखते हैं कि स्पेशल हॉस्पिटल सेटिंग्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। एनी आइडिया? स्पेशलाइज्ड वार्ड किस किस चीज के होते हैं हॉस्पिटल में? आईसीयू, सीसीयू, इमरजेंसी। ठीक है। डायलिसिस यूनिट, ये सब स्पेशलाइज्ड वार्ड्स हैं। ठीक है। एक स्पेसिफिक डोमेन में जिसमें पेशेंट्स एक स्पेसिफिक डोमेन के ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है। जिस तरह की इलनेस, जब हमने पहले बात की थी इलनेस की, ठीक है, अब इलनेस भी हर तरह की डिफरेंट है। जिस तरह मेडिसिन वार्ड है, वहाँ के लोगों में और तरह से रिएक्शंस आएंगे। नो डाउट मिलते जुलते हैं सबके। सर्जरी वालों में थोड़े ज्यादा आएंगे। ठीक है। उनका पैनिक वो जरा ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी सर्जरी होनी है। गायनी वालों के और तरह के होंगे। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो लोग आएंगे उनके और तरह से होंगे। इन सब चीजों के सब में साइकोसोशल इश्यूज आते हैं। हर वार्ड में उसके हिसाब से थोड़ा मोड़ा मॉडिफाइड होता है। ठीक है। जिस तरह इमरजेंसी में कोई आया तो वो ज्यादा पैनिक होगा। उस टाइम उसको समझ नहीं आ रही होगी। उसको जो कुछ आप कन्वे करेंगे उसने कहना है बस आप वो कर दें जिससे हमारे मरीज की जान बच जाए। दैट्स इट। ठीक हो गया। इस तरह गायनी में आएंगे तो उनको सबसे ज्यादा कंसर्न होगा जी बच्चे को कुछ ना हो, फीमेल को कुछ ना हो, इस तरह करके होगा। जब वही मेडिसिन में होंगे तो और तरह के होंगे। उनके रिएक्शंस आएंगे। सर्जरी वाले होंगे सबसे पहले उनका कंसर्न होगा जी सर्जरी के बाद हमारा आउटकम क्या होगा, प्रोग्नोसिस क्या होगा। ठीक है। हर तरह के साइको सोशल इश्यूज आते हैं। आज हम डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट इन पे बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम कोरोनरी केयर यूनिट। आप लोगों का डायरेक्ट इतना लिंक नहीं होगा कोरोनरी केयर यूनिट से, लेकिन ये चीज फिर भी एक कॉमनली आप एक क्योंकि मेडिसिन के फील्ड के साथ लिंक्ड है तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। किसी भी पेशेंट को या अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है या कोई भी आपका दोस्त है, कोई भी है, किसी का भी कंसर्न तो हो सकता है ना इस कोरोनरी केयर यूनिट के साथ, सीसीयू के साथ। तो आपको पता हो कि उनके अंदर क्या साइकोलॉजिकल रिएक्शंस आ सकते हैं और कैसे उनको ट्रीट करना है। कैसे उनकी उन इश्यूज को, उन रिएक्शंस को कम किया जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर की जा सकती है।
ठीक है, बीइंग अ बिहेवियरल साइंटिस्ट ये चीज आपको आनी चाहिए, इस वजह से ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब कोरोनरी केयर यूनिट एक स्पेशलाइज्ड वार्ड होता है जिसमें हार्ट से रिलेटेड पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। हार्ट अटैक्स हैं, अनस्टेबल एंजाइनाज हैं, कार्डियक डिसरिथमियाज हैं, या कोई भी कार्डियक कंडीशन है, एनी कार्डियक कंडीशन, ठीक है, वो सब किए जाते हैं। इसमें ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं उसमें कोरोनरी केयर यूनिट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पीपल, ठीक है। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है, इसके कुछ जिन लोगों में ये डिजीज कॉमनली हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, अब उनके बारे में बात करेंगे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज किन पेशेंट्स में होगी, इट मींस के कौन से लोग ज्यादा एडमिट हो सकते हैं उस सीसीयू वार्ड में, ठीक है। उनमें वो लोग होते हैं जो टाइप ए पर्सनालिटी के होते हैं। टाइप ए पर्सनालिटी का किसी को आइडिया है? टाइप ए पर्सनालिटीज आप लोग पढ़ चुके हैं, क्विकली मुझे बताएं कि टाइप ए पर्सनालिटी कौन सी होती है। ओके क्लास, हरी अप। किसी को आइडिया नहीं है टाइप ए पर्सनालिटी का? ओके, शॉर्ट टेम्पर्ड, हार्ड वर्किंग, एंजाइटी जिनमें ज्यादा होती है, ठीक है, एक कांस्टेंट प्रेशर में वाकई वो रहते हैं, हर चीज को कम्पिटिटिव लेके बैठे होते हैं, ठीक है, बड़ा कम्पिटिटिव सा बिहेवियर होता है उनका। जैसे बिला वजह चीजों का स्ट्रेस लेते रहते हैं, जैसे ये काम हम सबसे पहले कर लें तो बस पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वो लोग होते हैं जो टाइप ए पर्सनालिटीज के होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, ठीक है। वही कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जो टाइप ए पर्सनालिटी के पेशेंट के लोग होते हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। इससे क्या शो होता है कि हमारी जितनी भी डिजीजेस हैं वो कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ, कहीं ना कहीं फीलिंग्स के साथ लिंक्ड होती हैं, ठीक है। हमारे इमोशन, फीलिंग्स और बिहेवियर्स का हमारी इलनेस पे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक हो गया। अच्छा, हाई एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो, जो लोग बहुत स्ट्रेसफुल माहौल में रह रहे हैं, आइदर वो घर का है, ऑफिस का है, कहीं का भी है, ठीक है, उन लोगों के में बड़ा चांस है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। लाइफ डिससेटिस्फेक्शन, जो किसी भी वजह से, कैरियर की वजह से, फैमिली की वजह से, व्हाटएवर द रीजन, ठीक है, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। जिनको स्टेटस के बहुत इश्यूज रहते हैं, जो हर चीज में पहले अपना स्टेटस का ख्याल करते हैं, उनको हर चीज अपने स्टेटस के मुताबिक चाहिए, हर चीज को वो स्टेटस सिंबल लेते हैं, ठीक है। या वो लोग जिन्होंने एक्सट्रीम पर्सनल लॉस एक्सपीरियंस किया हो, कौन हो सकता है वो? हम्म जो लोग किसी भी फॉर्म में जिनका लॉस हुआ है, हमने पहले पढ़ा था ना जब लॉस और ग्रीफ की स्टेजेस, तब भी उसमें बात की थी कि उनमें ये सारे रिएक्शंस आते हैं। अब जिस किसी के साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ ग्रेट लॉस हुआ होगा, वो लोग यकीनन ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेंगे, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो ज्यादा उनको रिस्क है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। अब ये लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट्स जो हमारे पास सीसीयू में होंगे एडमिट, इट मींस कि ऑलरेडी वो लोग बहुत स्ट्रेसफुल और पैनिक और कम्पिटिटिव इस तरह की पर्सनालिटी के मालिक हैं, ऊपर से वो एडमिट हो जाएं सीसीयू में, तो क्या होगा? अब उनके लिए ये चीज कोरोनरी केयर यूनिट किस तरह परसीव करेंगे, वो उसको एज अ चैम्बर ऑफ हॉरर। क्यों? ये आगे हम डिटेल में देखते हैं। क्योंकि एक तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, ऊपर से जब वो एक ऐसी जगह पे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनका अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है, ना उनके इन्वायरमेंट पे और ना उनकी अपनी हेल्थ पे, ठीक है। वो अपने सामने पेशेंट्स को देख रहे हैं, किसी को रिससिटेशन किया जा रहा है या कोई उनके सामने एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, या बहुत कोई क्रिटिकल कंडीशन में जा रहा है, तो ये सारी चीजें, ये सारा एनवायरनमेंट जो है
क्या शो करता है? इस तरह का एनवायरनमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस शो करता है, ठीक है। तो सराउंडिंग्स जो उनकी सीसीयू में, मतलब उन पेशेंट्स के लिए ये एक अच्छी पिक्चर नहीं होती, ठीक है। वो लोग इस चीज को और ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। कुछ लोग, हाँ कुछ लोग हो सकते हैं जो कि बड़ा इस चीज पे इजी फील करें कि चलो अच्छा कोई हमारी केयर करने वाला है। लेकिन कुछ लोग जो दूसरी टाइप के पर्सनालिटी के होते हैं, वो लोग इतना इजी फील नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है, ये सारी चीजें कॉर्नरी केयर यूनिट में वो देखेंगे, तो अब उनमें रिएक्शंस क्या आएंगे। अब हमने देखते हैं कि उनके अंदर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, जो वही वाले रिएक्शंस हैं जो बड़े कॉमन से हैं, ठीक है। एंजाइटी, फियर, डिस्ट्रेस, सेंस ऑफ लॉस, डिप्रेशन। ऑलमोस्ट 1/3 पेशेंट्स में कॉर्नरी केयर यूनिट में जो एडमिट हैं उनमें देखा जाता है क्लिनिकल डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन के आगे साइंस एंड सिम्टम्स हम देखेंगे। अच्छा वेट अ मिनट। आप लोगों को आवाज आ रही है साफ? ओके। रिएक्शंस वो इसी तरह की है, एंजाइटी है, फियर है, डिस्ट्रेस है, सेंस ऑफ लॉस है, क्लिनिकल डिप्रेशन है। ये तमाम तर वही साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो किसी भी ग्रीफ में, लॉस में, पेनफुल सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में सामने आते हैं। तो सेम यही इसी तरह के रिएक्शंस इन पेशेंट्स में सामने आएंगे, ठीक है। क्लिनिकल डिप्रेशन के क्या साइंस होंगे? वीपिंग स्पेल्स, ठीक है, बैठे बैठे वो लोग रोने लग जाते हैं। उसकी बहुत सारी वजह हैं। क्यों? स्ट्रेस ज्यादा है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो चीज प्रॉब्लम कॉज कर रही है वो है बहुत अनसर्टेन प्रोग्नोसिस, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है जब तो वीपिंग स्पेल्स रहते हैं, लो मूड, डिस्टर्ब स्लीप्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉन कार्डिक चेस्ट पेन, ठीक है, और डिनाइल। बहुत सारे लोग डिनाइल में रहते हैं, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हमें बिला वजह एडमिट किया हुआ है। वो और ज्यादा पैनिक रहेंगे, और ज्यादा परेशान रहेंगे, और ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे। नॉन कार्डिक चेस्ट पेन मींस कि उनको इसके अलावा जो पेन, जो प्रॉब्लम हार्ट का है, इसके अलावा बहुत सारे पेन्स होंगे बॉडी में, बहुत ज्यादा। वो बार बार उस चीज की कंप्लेन करेंगे, नहीं हमें यहाँ नहीं, वहां दर्द है, यहाँ दर्द है, ठीक है। ये सारे साइंस क्या शो करते हैं कि वो डिप्रेशन में है। अब उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? अब डिप्रेशन तो ठीक है इतना। अब उसके साथ अब करना क्या है? अब ये होगा, उससे बड़ी डिलेड रिकवरी होगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है कि जब डिनाइल में होगा पेशेंट, तो वो इतनी जल्दी ट्रीटमेंट के साथ अडेयर नहीं करेगा। हमने पहले भी पढ़ा था, जब डिनाइल में हैं पेशेंट्स तो वो ट्रीटमेंट के साथ अडेयर नहीं करते, कंप्लायंस में बड़ा फर्क आ जाता है, ठीक है। और मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का रेट कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, इतने ज्यादा। ऑलरेडी एक टाइप ए पर्सनालिटीज है, ठीक है, उसके बाद ऊपर से इन्वायरमेंट वैसा मिल रहा है। इन्वायरमेंट वैसा मिलने के बाद ये सारी चीजें क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। और फिर जब इतने सारे रिएक्शन सामने आएंगे, ये आपको एज अ बिहेवियर साइंटिस्ट तो समझ में आएंगे, पेशेंट को ये रिएक्शन सामने आ रहा है। लेकिन अगर कोई अनट्रेन्ड है इस फील्ड में, तो उसको ये सारे रिएक्शन समझ नहीं आएंगे, तो वो पेशेंट के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, बड़ा ब्लंट किस्म का, ठीक है। उससे मजीद नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। उस नेगेटिव का क्या होता है, ये सारे एडवर्स रिएक्शन सामने आने शुरू हो जाते हैं।
डिस्टर्ब फैमिली मेंबर्स होंगे। जब कोई घर का बड़ा अगर एडमिट है, वो अपने सामने अपने फैमिली मेंबर्स को बड़ा डिस्ट्रेस्ड और परेशान दिखेगा, तो वो ऑब्वियसली और ज़्यादा परेशान होंगे। ठीक है, अब इसको मैनेज कैसे करना है? इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे आसान 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 तरीके हैं जो हमने पहले पढ़ा है। सबसे पहले क्या करना है? इंफॉर्मेशनल केयर। इंफॉर्मेशनल केयर का तो आपको आइडिया है ना कि क्या है? क्या आइडिया है आप लोगों को इंफॉर्मेशनल केयर का? किसी को कोई आइडिया नहीं है? क्लास, आई एम आस्किंग समथिंग। किस चीज के वार्ड्स बेटा? काउंसलिंग के लिए बेटा, काउंसलिंग के लिए अलग से वार्ड शायद किसी हॉस्पिटल में हो, ठीक है, लेकिन ये एक इतनी बेसिक सी चीज है जो कि हर वार्ड के साथ रिलेटेड है। ठीक है, हर इंडिविजुअल जो कि किसी भी जो भी मेडिकल फील्ड में है, ठीक है, वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, दोनों पे डिपेंड, दोनों के लिए लाजमी है कि उसको इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हो, काउंसलिंग की, इंफॉर्मेशनल केयर की। ठीक है, जो हमने पढ़ी थी चीज़ें नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में, एनपीआई सेक्शन ए में। ठीक है, अब वो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग किस लिए ज़रूरी थी? ताकि इन सारे पेशेंट्स को मैनेज करना इजी हो सके, क्योंकि हम बिलीव करते हैं जिस पीस पे जो हमारा बायोसाइकोसोशल मॉडल कहता है कि सिर्फ बायोलॉजिकली ट्रीट नहीं करना, साइकोलॉजिकली भी ट्रीट करना है। इमोशनल वेलबींग इज ऑल्सो नेसेसरी। ठीक है, अगर तो किसी का इमोशनली वो सफर करता रहेगा तो वो कभी भी जल्दी ठीक नहीं हो सकेगा बायोलॉजिकली भी। अभी हमने देखा था ना, अभी हमने जो पीछे देखा है कि इमोशनली डिस्टर्ब होने की वजह से, पर्सनालिटी डिफरेंट होने की वजह से हमारी हीलिंग पे कितना फर्क पड़ता है, एडवर्स इफेक्शन रिएक्शंस किस तरह से आते हैं, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस किस तरह से आते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशनल केयर क्या है? आप कोई भी पेशेंट अगर कार्डिक केयर यूनिट में है, ठीक है, आपके केस में अगर आप मैक्सिलोफेशियल वार्ड ले लें, ठीक है, मैक्सिलोफेशियल वार्ड में क्या होगा? सर्जरीज होंगी, लीजन्स होंगे, ट्रॉमा होगा, ये सारी चीजें देखने को मिलती है ना। तो पेशेंट को उस हिसाब से, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई फ्रैक्चर का पेशेंट है, ठीक है, या कि कोई भी और बहुत सी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं जिसकी वजह से पेशेंट वहां पे एडमिट है, तो उसमें ये सारे रिएक्शन सामने आएंगे ना। ठीक है, अब बास की क्रिटिकल कंडीशन भी होती है, ठीक, तो उनको ये सारे साइकोलॉजिकल रिएक्शन सामने आएंगे, तो आपने किस तरह से इंटरवेंशन किस तरह करनी है, आपने मैनेज किस तरह करना है। मैनेज करने के लिए ये सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? इंफॉर्मेशनल केयर देंगे, उनको डिटेल से बताएंगे कि उनको हुआ क्या है और उसके साथ फिर इसका ट्रीटमेंट करना है क्या है, बाकी प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे हर चीज के। ठीक है, बिल्कुल प्रोज एंड कॉन्स बिल्कुल बताते हैं, इंफॉर्मेशनल केयर में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, इंफॉर्मेशनल केयर के जो 7 एसेंशियल्स हमने पढ़े थे पीछे, उसमें यही है, आपने डिजीज के बारे में बताना है, आपने ड्रग के बारे में बताना है जो आप उनसे टेस्ट करवा रहे हैं, आपने उनका सब कुछ बताना है। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं बताएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? फैमिली मेंबर्स भी परेशान रहेंगे, पता नहीं ये टेस्ट क्यों करवाया है, पता नहीं ये क्यों करा रहे हैं। ठीक है, और ये इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है। ऑलरेडी एक वो पेशेंट की इलनेस की वजह से परेशान है, दूसरा जब आप बगैर पूछे बताए उनको बेतहाशा टेस्ट लिख के दे रहे हैं, उनको ये इकोनॉमिक बर्डन फील होगा, उनको वो चीज़ भी।
तो ये सारी चीजें मिलके क्या होता है, स्ट्रेस और एंगर क्रिएट करती हैं। और स्ट्रेस और एंगर क्रिएट जब फिर उनसे मैनेज नहीं होता तो वो सारा का सारा क्या आता है, हेल्थ प्रोफेशनल टीम पे निकालते हैं, तो चीजें और ज्यादा मिसमैनेज हो जाती हैं। तो इन सबको मैनेज करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप उनको इन्फॉर्मेशनल केयर दें, आप उनको पूरी डिटेल से बताएं कि क्या है, क्या करना है, क्यों हुआ है और किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, किस तरह से आप उस चीज को लेके चलेंगे, आप उनका ये तरह सब कुछ जो मॉनिटर कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किसका क्या फायदा होगा। ठीक है, ये सब चीजें इंक्लूड करती हैं इंफॉर्मेशनल केयर में। काउंसलिंग में क्या है, काउंसलिंग में भी यही सब कुछ इस तरह की आपने उनको बताना है कि वो आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, या अगर उनके कोई भी कंसर्न्स हैं, बीमारी के बारे में है, फैमिली मेंबर के बारे में है, किसी के भी बारे में है, रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज या रिलेटेड टू हॉस्पिटल एंड सेटिंग, तो आपने बैठ के उनकी वो कंफ्यूजन्स क्लियर कर देनी है। ठीक है, उनको इजीली बता देता है कि हम ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं और इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ठीक है, वेंटिलेशन सेशंस में यही है कि आप उनको बात करने दें। ठीक है, जो वो कहना चाह रहे हैं वो सुने। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हेल्थ प्रोफेशनल्स या डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर अगर पेशेंट कुछ भी कहना चाहता हो तो उसकी बात ही नहीं सुनते। ठीक है, उसको कहते जी आपको क्या पता है, आप चुप करके बैठे, तो इससे बड़ा नेगेटिव जाता है। ठीक है, वो पेशेंट और ज्यादा पैनिक और स्ट्रेस में रहता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो वेंटिलेशन सेशंस बहुत ज़रूरी हैं, जब पेशेंट को टाइम दिया जाए या उसके फैमिली मेम्बर्स को टाइम दिया जाए कि जो वो पूछना चाहते हैं, जो वो मैसेज देना चाह रहे हैं, उसको आप कंसीडर करें। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें हैं, इसके साथ है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। नो डाउट बहुत ज़्यादा पेन और स्ट्रेस में होने की वजह से, और जो दूसरा मैंने आपको बताया कि उसमें सिम्टम्स में नॉन कार्डिक चेस्ट पेन्स आते हैं या बॉडी में और बहुत सारे पेन्स होते हैं, तो उसके लिए बड़ी इजी सी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है। तो इस टाइम पे ज़रूरी है पेशेंट्स को भी और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी। जो फैमिली मेम्बर्स वेटिंग में बैठे हैं, 2-2 3-3 4 दिन बैठे रहते हैं, ठीक है, इससे लंबा भी स्टे हो सकता है और वो पूरा टाइम आपको एक एंक्शियस फीलिंग के साथ नजर आएंगे और आराम से सुकून से इवन बैठते भी नहीं है, बैठ के भी, तो वो जितना ज्यादा पैनिक होंगे, टायर्ड होंगे, एंक्शियस होंगे, तो ये सारी चीजें उनके लिए भी बड़ी हेल्पफुल है ये प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, विजुअल इमेजरी रिलैक्सेशन टेक्निक से आप उनको सिखाएंगे। ठीक है, हिप्नोसिस बड़ा एक समझने करने वाली एक टेक्निक है। ठीक है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड जो प्रोफेशनल्स हैं वो ये इसको कर सकते हैं, आपके लेवल पे की ये चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इसकी इंटरवेंशन का एक मेथड है। मेडिटेशन बिल्कुल, और बायो फीडबैक आप उनको जब रिपीटेडली बताते रहेंगे और सारी उनकी प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप आके बताएंगे, और ये इस तरह नहीं कि उनको रैंडमली पता चल रही है कि अच्छा ये हो गया वो हो गया। बकायदा कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स जो ट्रेंड है इन सब चीज़ों में, इंफॉर्मेशनल केयर देने में, काउंसलिंग करने में, ठीक है, उसके थ्रू उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के पूरे सेशन किए जाएं और उनको डिटेल से बताया जाए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किस लिए कर रहे हैं, क्या कंडीशन है पेशेंट की, क्या प्रोग्नोसिस होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब तक डिटेल से नहीं बताएंगे, नहीं करेंगे, तब तक उनके अंदर से वो साइकोलॉजिकल रिएक्शंस खत्म नहीं हो सकते, कम नहीं हो सकते। जब तक वो चीज़ें कम नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगी, तब तक उनका बायोलॉजिकल सिम्टम्स भी ठीक नहीं होंगे, उतना ज़्यादा उनकी रिकवरी डिलेड रहेगी। ठीक है, उतने ज़्यादा मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई इशू? ओके, अभी तक हमने ये बात की थी कोरोनरी केयर यूनिट की। आप ये सब चीज़ें एज ए उस पर भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आप किसी मैक्सिलोफेशियल वार्ड में, क्योंकि आपका ज़्यादा कंसर्न उसके साथ होना। ठीक हो गया, आगे ये तो इंटरवेंशंस थी जो सबके लिए बताई गई थी, मतलब फैमिली मेंबर्स के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी। अब है इंटरवेंशंस फॉर स्टेबल पेशेंट्स।
वो पेशेंट्स जो रिकवरी वाली फेज में जा रहे हैं, ठीक है। रिकवरी वाली फेज में इस तरह के उनके साइन सिम्टम्स बहुत बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। वो एटलीस्ट खुद से उठ के बैठ सकते हैं या कुछ ना कुछ इंटरेक्ट कर सकते हैं दूसरों के साथ, अनकॉन्शियस नहीं है। तो उन पेशेंट्स के लिए क्या है, उनके लिए रिकमेंड किया जाता है कि वो इंटरेक्ट करें ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ, ठीक है। और उन ग्रुप्स में फिर वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें एक दूसरे के साथ। और ये ग्रुप सेशंस उनके अकेले नहीं होंगे, कंडक्ट कराए जाएं किसी डॉक्टर के साथ, नर्स के साथ, किसी मतलब प्रोफेशनल के साथ, ठीक है। उसका फायदा क्या होगा, जब वो एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ हौसला देंगे, ठीक है। एक दूसरे को पावरफुल करेंगे, ठीक। एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं ना। और बिहेवियर मॉडिफाइंग स्ट्रेटजीज, बिहेवियर किस चीज का मॉडिफाई करना है, इन पेशेंट्स में क्या प्रॉब्लम्स है ठीक है। बिहेवियर इन्होंने बहुत सारी चीजों को मॉडिफाई करना है, एंगर से रिलेटेड, ठीक। और कौन सा हो सकता है, स्ट्रेस की मैनेजमेंट के लिए, टाइम की मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। या कोई बहुत सीरियस पेशेंट्स हैं तो उनके जिस तरह बिहेवियर्स हैं, किसी को स्मोकिंग की आदत है, तो जब वो स्टेबल हो जाते हैं पेशेंट्स तो वो बैठ के एक दूसरे के साथ जब डिस्कस करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, ठीक है, तब वो एक दूसरे को बिहेवियर मॉडिफाइंग स्ट्रेटजीज भी बता सकते हैं। वो इस मीनिंग में कि मैंने इस तरह से अपने एंगर को कंट्रोल किया है, आप भी इस तरह से करके देख लें। मैंने इस तरह से अपनी स्मोकिंग कंट्रोल की है, आप भी करके देख लें। मैंने इस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज किया है, इस तरह से करें, ठीक है। ग्रुप सेशंस में यही होता है ना। कभी अक्सर आपने देखा हो जो अल्कोहलिक्स के ग्रुप्स बने हुए होते हैं, ठीक है, वो किस तरह एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि मैंने इस तरह से छोड़ दिया, आप भी इस तरह से छोड़ के देख ले, मेरे लिए ये चीज, ये ट्रिक काम की है, मेरे लिए ये बिहेवियर काम किया है। तो क्या होती है, उनकी बिहेवियर मॉडिफाइंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो डिफरेंट लोगों ने यूज की होती हैं, तो वो आपस में शेयर करते हैं, तो फिर वो स्ट्रेटजी कोई और भी ट्राई करके देखता है। तो यहाँ तक बात ये समझ में आ रही है कि किस तरह से स्टेबल पेशेंट्स ग्रुप्स में एक दूसरे के लिए बेहतर हो सकते हैं। ओके, अब फैमिली मेंबर्स के लिए जो हमने अभी बताई थी, बात की थी, फैमिली मेंबर्स के लिए लाजमी है कि कंफर्टेबल डेडिकेटेड वेटिंग रूम्स हो। डेडिकेटेड किस लिए, कोई आइडिया कि क्यों फैमिलीज के लिए या उस वार्ड के पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड वेटिंग रूम्स क्यों जरूरी हो सकते हैं? कंफर्ट, ठीक बेटा, वो रेस्ट करने तो वहां पे नहीं आए, ठीक है। नो डाउट वो होने कंफर्टेबल चाहिए, ठीक है। एक कंफर्टेबल सिटिंग एनवायरनमेंट हो। डेडिकेटेड इसलिए कि जिस तरह एक किसी के पेशेंट्स हैं वो स्टेबल हैं, एक के पेशेंट स्टेबल नहीं हैं, ठीक है। ये एक का पेशेंट एक्सपायर हो गया, जब किसी एक का पेशेंट एक्सपायर होगा, अगर उनका डेडिकेटेड वेटिंग रूम नहीं होगा तो वो जिस किसी हॉल में वेटिंग रूम में होंगे, वो जाहिर बात है वहीं पे उनके रिएक्शन सामने आएंगे, वो रोएंगे धोएंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं, बाकी लोगों के पेशेंट्स के, ठीक है, वो भी पैनिक होंगे, वो भी परेशान होंगे, ठीक है, वो भी स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे। इसलिए अगर डेडिकेशन होगी, प्राइवेसी, बिल्कुल प्राइवेसी भी मिल जाएगी, ठीक है। किसी के पेशेंट की क्या कंडीशन है, कितनी सीरियस है, उससे बड़ा लिंक होता है। तो और जब आप रेगुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट्स प्रोग्रेस, वही बात है कि इंफॉर्मेशनल केयर साथ साथ देते जाएंगे। अब पेशेंट कितना रिकवर कर रहा है, कितना स्टेबल हो गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर साथ साथ बताते जाएंगे तो पेशेंट और फैमिली मेंबर्स बड़े
वो भी थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे। अक्सर हमने नोट किया ना कि यही प्रॉब्लम हो रहा था, लोग वेटिंग रूम में भाग भाग के पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब बता दें हमारे मरीज की क्या हालत है, वो ठीक है या नहीं है, उसको होश कब आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, जब इन चीजों का आंसर नहीं होता तो क्या होता है, वो पैनिक होके फिर उनमें लड़ाई शुरू करते हैं। सही। तो इसलिए डेडिकेटेड वेटिंग रूम इसलिए ज़रूरी है ताकि हर किसी को प्राइवेसी मिले और उसको वहीं पे बैठ के उसके पेशेंट के बारे में बताया जाए। एक और चीज़ जो वो आपको मैंने बतानी है, अक्सर इस तरह से होता है कि आप पेशेंट के बारे में कोई भी बात कर रहे हैं, आपके साथ कोई भी स्टाफ खड़ा है या आपका कोई कुलीग है, कोई पैरामेडिकल स्टाफ है, ठीक है, उसके बारे में आप पेशेंट के बारे में कोई भी बात करें उससे, तो उस टाइम बड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि पेशेंट सुन रहे होते हैं। बाज़ औक़ात आप कंसीडर करते हैं कि शायद ये सो रहा है या ये बेहोश है तो ये इसको पता नहीं चलेगा, कोई भी नेगेटिव रिमार्क देते हैं आप या उसकी प्रोग्नोसिस के बारे में कुछ इस तरह की बात करते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव नहीं है, तो उससे बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, उनमें स्ट्रेस और ज़्यादा जनरेट होता है। एक तो उनका ट्रस्ट अंडरमाइन हो जाता है कि डॉक्टर साहब हमारे बारे में इस तरह से बात कर रहे थे, ठीक है, तो ट्रस्ट अंडरमाइन होगा, वो चीज़ भी बड़ी पेनफुल रहेगी। अब इंटेंसिव केयर सिंड्रोम, ये जो लोग बहुत लंबे टाइम के लिए आईसीयू में रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर आईसीयू साइकोसिस या इंटेंसिव केयर सिंड्रोम डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि वो बड़े लंबे अरसे से इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट होते हैं। अब वहाँ पे एडमिट होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं सामने जिसकी वजह से ही आते हैं। ठीक है, अब इस सिंड्रोम में है क्या क्या, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं? ठीक है, इंक्रीज वेकफुलनेस, जाहिर बात है कोई आईसीयू में एडमिट होगा तो बहुत कोई रिलैक्स्ड कूल काम माइंड के साथ तो नहीं होगा। ठीक है, उनकी स्लीप पे बहुत ज़्यादा, स्लीप एंड एपेटाइट सबसे पहले अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो अफेक्टेड होते हैं और उसके बाद डिसोरिएंटेशन। जब आप एक अंदर कमरे में हैं, ठीक है, और चार पांच चीजें उसके साथ अटैच हुई हुई होती हैं, डिफरेंट किस्म की ट्यूब्स एंड मॉनिटर्स एंड व्हाट चीजें, ठीक है, पेशेंट को नहीं पता चलता कि कब दिन हुई है कब रात हुई है, तो इस चीज के मीनिंग में बड़ा डिसोरिएंटेशन होता है। अगर आपने कभी किसी अपने फैमिली मेंबर को देखा हो आईसीयू में एडमिट, तो वो अक्सर आपसे पूछते हैं ना कि टाइम क्या हुआ है, सुबह है या शाम है, ठीक है, और क्या दिन हो गया है, मुझे यहाँ पे कितने दिन हो गए हैं। उनको क्या होता है, डिसोरिएंट हुए हुए होता है, उनको टाइम का आइडिया नहीं हो रहा होता। ठीक है, कुछ उसकी वजह इन्वायरमेंट होता है और कुछ स्ट्रेस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से होते हैं। लंबे अरसे तक वहां रहने की वजह से विजुअल हेलुसिनेशंस आ सकती हैं उनमें। ठीक है, डिप्रेशन और सोशल विड्रॉल, ये तो बड़ी कॉमन सी, एंग्जाइटी, ये तीनों तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं। ठीक है, जो ऑलमोस्ट अभी बात की थी हमने कि 1/3 पेशेंट्स में होता है डिप्रेशन। ठीक है, और सोशल विड्रॉल, बिल्कुल वो लोगों से मिलने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चीज उनको स्ट्रेस देती है, पैनिक होते हैं, एंग्जाइटी होती है। ठीक है, डिल्यूजन्स एंड डिलीरियम, ये सब कुछ आता है। जब ये डिल्यूजन्स, डिलीरियम और हेलुसिनेशंस के साइंस और सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं किसी आईसीयू के पेशेंट में, इट मींस कि उसको इंटेंसिव केयर सिंड्रोम हो गया या आईसीयू साइकोसिस हो गया, तब हम उसको रेफर करते हैं टूवर्ड द साइकेट्रिक। ठीक है, साइकेट्रिक एवेलुएशन और ट्रीटमेंट उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सेंसरी लोड एंड ओवरलोड एंड सेंसरी डेप्रिवेशन। अच्छा, सेंसरी ओवरलोड किस तरह से है? सेंसरी ओवरलोड इस तरह से है कि वहां पर हर वक्त एक्टिविटी हो रही होती, साथ साथ बेड्स पे हो रहा है,
ठीक है, कभी कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है, कभी कोई क्रिटिकल हो जाता है, तो वहाँ पे लाजमी सी बात है हलचल मची रहती है, स्टाफ की भी, फैमिली मेंबर्स की भी। नो डाउट इस चीज़ का बड़ा ख्याल किया जाता ज़रूर है कि वहाँ पे बड़े क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, तो एज मिनिमम एज लोग वहाँ पर होते हैं, ठीक है। लेकिन 24 आवर्स लाइटें ऑन है, सर पे 4 5 6 मॉनिटर्स अटैच हुए हुए हैं, ठीक है, टू टू बीप बीप चल रही है, और कभी कोई सीरियस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीजें मिल के क्या है, सेंसरी ओवरलोड क्रिएट करती हैं। अगर वहां पे इस सिचुएशन में रहते हुए ना तो कोई सो सकता है, ना किसी को भूख लग सकती है, ठीक है, ऑलरेडी अपनी बीमारी की वजह से परेशान है, अपनी फैमिली की वजह से परेशान है, ऊपर से इन्वायरमेंट भी वैसा मिल जाता है, तो ये सारी चीजें मिलके बहुत सेंसरी ओवरलोड कर सकती हैं। ठीक हो गया। सेंसरी डेप्रिवेशन इस तरह से कि वहां पे उनकी फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स नहीं होती, ठीक है। जिस तरह आप एक कमरे में एक पेशेंट है, घर के कमरे में, उसकी सिचुएशन डिफरेंट होती है उससे जो एक पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है, ठीक है। कमरे में उनको खिड़की नजर आती है, कोई बाहर से कुछ नजर आता है, कोई क्लॉक, कोई कैलेंडर, कोई मतलब फेमिलियर चीजें होती हैं उनके आसपास, उनके फैमिली मेंबर्स भी, इवन कमरा अपना, जिस तरह हर कोई अपने अपने रूम के साथ थोड़ा बहुत अटैच होता है, ठीक है। हर किसी की अपने अपने रूम के साथ अटैचमेंट होती है और हर कोई वहां पे कंफर्टेबल फील करता है अपने अपने रूम के साथ, अपने रूम के साथ, ठीक है। वहां की हर चीज आपको अपनी लगती है, अपनी प्रॉपर्टी लगती है, और उसको इजीली यूज करते हैं। लेकिन जब आईसीयू में एडमिट होते हैं तो सेंसरी डेप्रिवेशन इस लिहाज से बड़ा होता है, वो अपनी चीजों को, अपने माहौल को, अपने इन्वायरमेंट को, अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, ठीक है। बार बार उनको माइंड में वही चीजें मांगते हैं। ठीक हो गया। अगर आप भी कहीं पे जाएं और आपको रुकना पड़े तो आपको 2 दिन 3 दिन बाद अपने ही घर की याद आती है कि जी नहीं, अपने घर जाना है, अपने घर जाके रिलैक्स होना है, ठीक है। ये चीज नोट की आपने कभी कि हम कहीं भी चले जाएं लेकिन इन द एंड हम यही कहते हैं कि अपने घर जाके रिलैक्स होना। ठीक हो गया। ये तो था हमारा इंटेंसिव केयर सिंड्रोम। ओके, अब आईसीयू में क्या क्या किस किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट्स में जो होते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में ज्यादा आ सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो उनको मजीद उस एनवायरनमेंट में स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। सबसे पहला वही स्लीप डेप्रिवेशन। स्लीप डेप्रिवेशन की बहुत सारी कॉजेज हैं, वही सेंसरी ओवरलोड और सेंसरी डेप्रिवेशन दोनों। बाकी मेडिकल कंडीशन, बायोलॉजिकल कंडीशंस, उसकी वजह से भी स्लीप डिस्टर्ब है, स्ट्रेस की वजह से स्लीप डिस्टर्ब है, ठीक है। अनफेमिलियर मेडिकल प्रोसीजर्स, उनके उस वक्त जो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो अनफेमिलियर होते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ ज़रूरी हो जाती है, जब इंफॉर्मेशनल केयर नहीं दी जाती तो वो सारी चीज़ें अनफेमिलियर रहती हैं। जब तक चीज़ें अनफेमिलियर रहती हैं तब तक वो ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। अनफेमिलियर इन्वायरमेंट, प्राइवेसी कोई नहीं होती, कभी एक डॉक्टर आके चेक कर रहा है, कभी कोई नर्स आके चेक कर रही है, ठीक है। आप किसी को मना भी नहीं कर सकते, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ें इनडायरेक्टली पेशेंट में स्ट्रेस कॉज करती हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मना करना चाह रहे होते हैं ना, मुझे कोई ना छेड़े, ठीक है। फिजिकल एंड इमोशनल पेन ऑफ डिजीज, हर डिजीज का अपना एक रिएक्शन शो करते हैं हम, ठीक है। लेकिन उसका एक फिजिकल पेन तो है ही है डिजीज का, ठीक है। बुखार का और तरह का पेन है, गला खराब हो और तरह का पेन है, किसी को कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं तो और तरह का है, कोई फ्रैक्चर का पेशेंट है तो और तरह का है। डिपेंड करता है इसमें फिजिकल पेन इंटेंसिटी क्या है। लेकिन इमोशनल पेन, जो हमने पहले ग्रीफ में पढ़ा था कि इमोशनली अटैच होता है, जो हमारा पेन है वो हर डिजीज के साथ लिंक डिफरेंट है, ठीक है। जिसको फ्रैक्चर हुआ है उसको डिसेबिलिटी का डर रहता है, उसका इमोशनल पेन इस चीज से बड़ा इफेक्ट होता है कि पता नहीं मैं इसके बाद फंक्शनल रहूंगा या नहीं, ठीक है। अगर किसी का फ्रैक्चर के अलावा कोई भी और डिजीज है उसके और तरह के इमोशनल पेन्स होंगे, ठीक है। पता नहीं मैंने कितने दिन एडमिट रहना है, कितना मुझे फाइनेंशियल लॉस होगा, जॉब मेरी रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। अगर कोई एथलीट है, ठीक है, उसके फ्रैक्चर हो गया टांग का,
उसका फिजिकल पेन तो होगा ही होगा, लेकिन उसका इमोशनल पेन उसके कैरियर के हिसाब से होगा कि नहीं? ठीक है, उसका कैरियर बड़ा सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो सकता है ना इस चीज से, उसकी टांगे बाजू फ्रैक्चर होने से, उसको डिसेबिलिटी होने से। तो ये चीज इमोशनल पेन हर डिजीज का उसके साथ अटैच है फिजिकल के साथ। मिनिमल कंट्रोल ऑन वन सेल्फ, जिस तरह जब क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट्स होते हैं, वो ज्यादा उनको जो मिनिमल कंट्रोल ऑन वन सेल्फ जो चीज सबसे ज्यादा हर्ट होती है वो है मिनिमल कंट्रोल ऑन वन सेल्फ, फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस। ठीक, दैट फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस मीन्स जब अपने आप पे इतना भी कंट्रोल नहीं है कि वो खुद से वॉशरूम जा सकें। ठीक है, मोस्टली यूरिन बैग्स अटैच हुए हुए होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बड़ी पेनफुल होती है पेशेंट्स के लिए। ठीक है, अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। ठीक है, तो ये हेल्पलेसनेस की जो फीलिंग है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहने की फीलिंग है, ये चीज़ और ज़्यादा स्ट्रेस कॉज करती है इंटेंसिव केयर यूनिट में। फियर ऑफ म्यूटिलेशन और डेथ, ये तो है ही सबसे बड़ा पॉइंट। ठीक हो गया, ओके। इंटरवेंशंस, अब इंटरवेंशंस इनसाइड द आईसीयू मींस पेशेंट के लिए। ठीक हो गया। नंबर 1 पॉइंट, एजुकेट एंड प्रिपेयर द पेशेंट। किस चीज के लिए एजुकेट करना है? अभी हमने जो बात की थी इंफॉर्मेशनल केयर और काउंसलिंग की, ठीक है, वो इसी में इंक्लूड होती है कि आप पेशेंट को एजुकेट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर करने से क्या होगा? डिनायल खत्म हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट को आइडिया हो जाएगा, उसके फैमिली मेंबर्स को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आप उसको एजुकेट और प्रिपेयर का ये फायदा है। ठीक, दूसरी चीज क्या है? यूज ओरिएंटेशन डिवाइसेस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। उनसे एटलीस्ट उनको आइडिया रहेगा दिन है, रात है, कौन सा डे है, क्या है, और डिसोरिएंटेशन की फीलिंग खत्म हो जाएगी। ओके, मिनिमाइज पेन थ्रू फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। अभी जो हमने बात की थी कि उनमें फिजिकल एंड इमोशनल पेन है दोनों। ठीक है, फिजिकल पेन तो फार्माकोलॉजिकली वो किया जा सकता है, उसको ट्रीट। ठीक है, लेकिन जो इमोशनल पेन है उसके लिए क्या है? नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में क्या है? वही चीज़ है, इंफॉर्मेशनल केयर है, काउंसलिंग है पेशेंट की। ठीक है, उसके साथ सेशंस हैं। बी केयरफुल वाइल डिस्कसिंग द पेशेंट स्टेट। जो बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि जब भी पेशेंट के बारे में बात करें तो बी केयरफुल। आप उसकी फैमिली के साथ बिल्कुल ब्लंट या रूड होकर उनकी प्रोग्रेस के बारे में नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ एम्पैथी बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, ना सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। ठीक है, जब तक ये चीज नहीं एम्पैथी लैक करेगी, तब वो जो ब्लंट और रूड बिहेवियर लगेगा आपका, उससे पेशेंट का ट्रस्ट बड़ा अंडरमाइन होगा, उसके फैमिली मेंबर्स का ट्रस्ट बड़ा अंडरमाइन होगा। ठीक है, उसके कहते हैं रिड्यूस्ड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स वहाँ पर जिस तरह के पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। ठीक है, एक बंदे के लिए स्ट्रेस हो सकता है कि 4 से 5-6 लोग मेरे आसपास ना खड़े हों कभी भी। ठीक है, एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस किसी के लिए ये हो सकता है। किसी को कोई बेड के साथ इश्यूज हैं, किसी को किसी स्टाफ के साथ कोई इश्यूज हैं, या किसी को वहाँ के इन्वायरमेंट में कि जी मुझे ठंड लग रही है, या मुझे सर्दी लग रही है, या मेरे आसपास शोर ज्यादा है, या मेरे पास 2-3 अटेंडेंट बैठे हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन पेशेंट्स। तो उस हिसाब से उसके ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को कम करना है। तो ये सारी इंटरवेंशन उस स्पेस में है जब कोई पेशेंट हमारे पास आईसीयू में होगा, उसके अंदर जो रिएक्शंस आ रहे हैं हमारे सामने, उनको इस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, अब आउटसाइड आईसीयू मींस जो फैमिली, ये उनके लिए डेडिकेटेड रूम फॉर फैमिली। वही वाली बात आ गई जो हमने अभी सीसीयू में की थी कि डेडिकेटेड चाहिए होता है। इंफॉर्मेशनल केयर एंड काउंसलिंग, ये दोनों भी पॉइंट है। अब क्या है? सोलेस रूम फॉर
ब्रेकिंग बैड न्यूज, जो मैंने लास्ट टाइम अभी आपको बताया कि डेडिकेटेड इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी का पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चला गया, ये एक्सपायर हो गया, ठीक है, जब वही वेटिंग रूम हो, सब वहाँ पे बैठे हो, वहाँ पे आके एक पेशेंट को बताई जाए बात, तो वो से सब के फैमिली मेंबर्स के अंदर पैनिक क्रिएट होता है, सारे परेशान होते हैं, सारे अपने अपने मरीज के लिए कुछ ना कुछ परेशान होते हैं। तो यहाँ पर लाजमी है कि ब्रेकिंग बैड न्यूज के लिए, ठीक है, किसी को अगर बैड न्यूज देनी है तो एक अलग से रूम हो। जब भी आप पूछ रहे थे ना कि काउंसलिंग के लिए अलग रूम होता है, काउंसलिंग के लिए भी अलग रूम चाहिए ताकि प्राइवेसी रहे, ठीक है, और हमें ब्रेकिंग बैड न्यूज के लिए भी चाहिए। जब हम अपना स्टार्ट में हमने ब्रेकिंग बैड न्यूज के जो मॉडल्स पढ़े थे, तो उसमें ये बात की थी कि इसमें जो है वो एक्सक्लूसिविटी चाहिए, ठीक है, एक अलग रूम में बिठा के तसल्ली से फिर उनको बताया जाए, एकदम से नहीं बताते, ठीक है, उसके अपने रिएक्शंस आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई इशू, कोई भी चीज? ओके, नेक्स्ट हम करते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के साथ आपका डायरेक्टली लिंक भी आ सकता है, ठीक है, इमरजेंसी पेन के साथ आपके पास आ सकता है पेशेंट, ठीक है, टूथेक के साथ इमरजेंसी में रिपोर्ट होते हैं पेशेंट्स। और दूसरे कौन से होते हैं? फ्रैक्चर्स वाले, ठीक है, ये भी इमरजेंसी में रिपोर्ट होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ है वो सीधा मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की इमरजेंसी वार्ड में रिपोर्ट होते हैं पेशेंट्स। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक ऐसा है जहाँ पे मोस्टली फ्रिक्वेंटेड विजिटेड एरिया होता है, ठीक है, क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इसलिए वो एसोसिएटेड है विद द इमोशन एंड क्राइसिस दोनों, ठीक है। क्राइसिस किस तरह अटैच है? हम्म, इमरजेंसी एंड क्राइसिस किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच है? जी सेकंड एयर, हरी अप। ओके, किसी को कोई आइडिया नहीं है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्राइसिस और इमरजेंसी किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हैं? हम्म, बेटा देखो, इमरजेंसी में जो पेशेंट आ रहा है आपके पास, ठीक है, किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो उसके साथ क्राइसिस अटैच होंगे कि नहीं? वो एक सिचुएशनल क्राइसिस में है कि नहीं? ठीक है, उसको किसी का जॉ फ्रैक्चर है, तो उसको उस टाइम के कितने एंग्जियस होगा फंक्शन के हिसाब से, ठीक है, डिसेबिलिटी के लिए और एस्थेटिक्स के लिए। फंक्शनल डिसेबिलिटी एस्थेटिक्स दोनों आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है, इस तरह से वो क्राइसिस के साथ अटैच है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट स्पेशली अगर फेस किए हुए हो तो वो चीज़ फंक्शनल डिसेबिलिटी के साथ भी अटैच हो सकती है और स्टैटिक्स के हिसाब से भी। तो इस तरह से ये क्राइसिस के साथ अटैच है। जब ये इसके साथ अटैच होंगे तो ऑब्वियसली जो है वो इमोशंस के साथ भी अटैच होंगे। ठीक हो गया? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो 4 से 5, अब मैंने आपको बताया ना कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा
इंटरेक्शन रह सकता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपको किस तरह के रिएक्शंस के साथ सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है? एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। जाहिर ही बात है, जब कोई बहुत ज़्यादा पेन के साथ या एक्सीडेंट के साथ उस वक्त एडमिट होगा तो वो फ्रस्ट्रेट भी ज़्यादा होंगे, जब उनको पता नहीं होगा कि हुआ क्या है और अब करना क्या है। ठीक है, गिल्ट एंड डिप्रेशन होगा। ठीक है, उसी वक्त उनको ऐसा पता नहीं, जब जिस तरह कोई एक्सीडेंट के बाद आया है, एक उसमें गिल्ट एंड डिप्रेशन का बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, डिपेंडेंसी, वो हर चीज पे आप पे डिपेंड करेंगे कि हमें नहीं पता, आपने जो करना है कर ले, आपने बस हमारे मरीज की जान बचा दें। ठीक है, इमरजेंसी में पेशेंट्स तभी रिपोर्ट होते हैं ना जब कुछ बहुत सीरियस हो जाता है। ठीक है, और जब वो अक्सर इतनी क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट्स हैं, कोई भी है, किसी भी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से जब वो रिपोर्ट होते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि ऑलरेडी डेड होता है पेशेंट। ठीक है, ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका होता है, उसके बाद इमरजेंसी में रिपोर्ट होता है। तो उस वक्त वहाँ पे इनमें ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एंगर होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। ठीक है, अक्सर आपने न्यूज़ में सुना है जिसमें कहते हैं डॉक्टरों की मुबैना गफलत से पेशेंट एक्सपायर हो गया। एक्चुअली क्या होता है, पेशेंट इतना लेट लेके पहुंचते हैं कि तब तक पेशेंट एक्सपायर हो चुका होता है, लेकिन एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालते हैं? डॉक्टर्स पे। ठीक है, वो ऑलरेडी जो सब कुछ हो चुका होता है उसे 1 मिनट में चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे तब आपको इन सारे रिएक्शंस के साथ कोप अप करना है। ठीक है, पेशेंट को मैनेज करना है इन सब चीज़ों के साथ। पेशेंट का एंगर भी आपने मैनेज करना है, पेशेंट की फ्रस्ट्रेशन भी मैनेज करनी है, उसका गिल्ट एंड डिप्रेशन भी मैनेज करना है, उसकी डिपेंडेंसी भी मैनेज करनी है, उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड आउटकम ऑफ द इलनेस। ठीक है, जो भी इमरजेंसी में रिपोर्ट हो रहा था, नो डाउट वहाँ पे बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है कि पता नहीं ठीक हो जाएगा या नहीं होगा, क्या आउटकम होगा ये भी नहीं पता। इन सारी चीज़ों को सामने देखते हुए मैनेज करना होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, ठीक है, जॉज का फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, ये नोज फ्रैक्चर है, ये पूरा बाजुकात होता है कि जॉ बेस ऑफ स्कल से अलग हो चुका होता है। तो जितना स्वेयर केस होगा उस हिसाब से उसमें गिल्ट एंड डिप्रेशन होगा, उतनी डिपेंडेंसी होगी और उतना अनप्रेडिक्टेबल आउटकम होगा। आपने इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए पेशेंट को मैनेज करना है। अब इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए किस तरह से मैनेज करेंगे, वही हमने बात की थी, एजुकेट द पेशेंट एंड द फैमिली। सबसे पहले आपने एजुकेट करना है पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट को बताना है कि उसको फ्रैक्चर हुआ है, अगर वो कॉन्शियस है, ठीक है, वो सुन सकता है, उस टाइम समझ सकता है, ठीक, तब, और उसकी फैमिली को भी कि क्या क्या हो सकता है। अब एजुकेशन में वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो इन्फॉर्मेशनल केयर में आएंगी। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशनल केयर में आएंगी और उसके साथ वो सारी काउंसलिंग में आएंगी। ये सब चीज़ें हमने बतानी है। एजुकेट भी कर दिया पेशेंट को, फैमिली को भी लाजमी सी बात है एजुकेट करना है, क्योंकि जो डिपेंडेंसी वाली चीज़ आ रही होती है वो पेशेंट और फैमिली दोनों में आ रही होती है। उनसे उस टाइम पे डिसाइड नहीं किया जा रहा होता कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, हमने क्या चूज करना है। तो उस वक्त आपने उनको फैसिलिटेट करना है। ठीक है, आपने उनको बताना है कि इस वक्त उनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। इसका बड़ा एक छोटी सी एग्जांपल जो बिल्कुल छोटी सी है, जो रूटीन मैटर में आपके साथ होगी। पेशेंट पेन के साथ आएगा, वो आपको आके कहेगा जी मेरे दांत में इतना दर्द है, मुझे नहीं पता, इसका जो करना है कर दें। ठीक है, उसका आपने फिर उसको बताना है कि आपने रूट कैनाल करानी है या एक्सट्रैक्शन करानी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इस तरह कहते हैं कि बस पता नहीं, हमें नहीं पता, बस इसको निकाल दें। उस टाइम पे आपने उनको इन्फॉर्मेशन केयर देनी है, आपने उनकी काउंसलिंग करनी है कि ये बच सकता है, आपने इसके ट्रीटमेंट करा लें, ट्रीटमेंट के बाद ये रह जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा निकलवा दिया तो ये वापस तो नहीं आ सकता। ठीक है, फिर आपको कोई इसका रिप्लेसमेंट लगवानी पड़ेगी, उसमें क्या इश्यूज़ हैं, जो आरसीटी है उसके साथ क्या इश्यूज़ है। तो ये सब एजुकेट करना है, इस तरह से फैमिली में करना है। और ये चीज़ इमरजेंसी में रिपोर्ट होती है। ठीक है, बाजू का तो इस तरह से होता है कि पेशेंट इस कंडीशन में अपना दांत लेके आता है कि वो बच भी नहीं सकता होता है, एक्सट्रैक्शन इज द ओनली वे। ठीक है, तब भी आपने उसको एजुकेट करना है,
तब भी आपने बताना है कि जी अब आपके स्थान का और कुछ नहीं हो सकता। जी जी, ये चीज़ें आप आगे जाके जब थर्ड ईयर में अपना करेंगे तब आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि कौन सा ठीक है, किसको आप बचा सकते हैं, ठीक है, किसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है, किसमें वो हो सकता है। ये तो एक बड़ी इमरजेंसी जो कॉमन आपको नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह आप देखोगे, ठीक है, करोगे। दूसरा इमरजेंसी में वही आते हैं जो हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के पेशेंट होते हैं, ठीक है, या अनटिल अनलेस किसी के कोई बहुत बड़ा सिस्ट है वो रप्चर हो गया है, ये ठीक है, किसी का कोई लीगन है वो रप्चर हो गया है, लेकिन ज़्यादातर किस में आते हैं इमरजेंसी में, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, ये जिस तरह कोई गिर जाता है वैसे ही बच्चे गिर जाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुंह से या दांतों से ये कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग हो रही होती है। तो सबसे पहले आते ही आपने उनको एजुकेट करना है, उनकी फैमिली को और पेशेंट को, दोनों को। फिर उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस, आपने क्लियर कट उनको प्रोग्नोसिस के बारे में बता देना है कि इसका क्या हल होगा और कितने % चांसेस हैं ठीक होने के। ठीक हो गया। मैनेज सिक रोल, सिक रोल इस तरह के आपको वहीं पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। जिस तरह कुछ पेशेंट्स होते हैं वो जब इमरजेंसी में आते हैं, ट्रीटमेंट होता है उनका, जब बहुत प्रोटोकॉल मिलता है तो क्या होता है, वो सिक रोल में चले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे के दांत में बहुत दर्द है, ले आए पेरेंट्स उसको, जिसके दांत में बहुत दर्द है, कर दे, आपने उसको कर दिया, एक्सट्रैक्शन कर दी या पल्पोटमी कर दी, ठीक है, ये कर दिया, मैनेज हो गया उसका पेन, ठीक है। उसके बाद आपने उसको कहा जी इसको आइसक्रीम खिला दें। अब वो क्या है, अब ये आइसक्रीम उसमें सिक रोल क्रिएट कर सकती है। उसने हर दूसरे चौथे दिन कहना है नहीं मुझे ऐसे भी हो रहा है, मुझे वहाँ मुझे दोबारा से दर्द हो रहा है, मुझे फिर से ले जाए। चक्कर क्या होता है पीछे, वो जो आइसक्रीम मिली होती है, ठीक है। तो ये तो है बच्चों के लेवल पे। बाकी बड़ों के लेवल पे वही आ जाता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल और सेटिस्फेक्शन मिलती है तो वो सिक रोल में चले जाते हैं। तो आपने इस चीज़ को मैनेज करना है, वरना क्या होगा, हर तीसरे चौथे दिन पेशेंट रिपोर्ट होता रहेगा इमरजेंसी में। अर्ली रिहेबिलिटेशन, जितना आप इन चीज़ों को मैनेज कर लोगे, एजुकेट कर लोगे, इंफॉर्मेशनल केयर दे दोगे, सिक रोल को मैनेज कर लोगे, उतनी जल्दी पेशेंट को दोबारा उसके फंक्शनल लेवल पे ले आएंगे, ठीक है। जितना लॉन्गर प्रोलॉन्ग होता जाएगा सिक रोल, उतनी रिहेबिलिटेशन देर से होती जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज जो अर्ली रिहेबिलिटेशन के लिए जरूरी है वो है कॉम्प्रिहेंसिव साइको सोशल असेसमेंट एंड इंटरवेंशन, ठीक है। साइको सोशल असेसमेंट पढ़ लिया आप लोगों ने? जिसमें हम पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट्स को बड़े साइकोजेनिक पेन्स होते हैं टीएमजे में, ठीक है, ये अक्सर है, वो उसकी कॉज होती है सिर्फ स्ट्रेस। वो तब तक रूल आउट नहीं होती जब तक आप उसका कॉम्प्रिहेंसिव साइको सोशल असेसमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, उसके लिए उससे रिलेटेड कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ रूल आउट नहीं होती। इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें रूल आउट करने के लिए, देखने के लिए उस पेशेंट की कॉम्प्रिहेंसिव साइको सोशल असेसमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन नहीं, एवरीथिंग क्लियर? बहुत स्लो रिस्पॉन्स है क्लास।
चले ठीक है फिर। बाकी इसके अलावा हमारे पास 3-4 टॉपिक्स इसके अलावा हैं जिनमें साइको सोशल इश्यूज अलग से आते हैं, लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो वो हम फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।